मेरे अपने खून ने मेरी ममता की कीमत एक कोरे कागज के टुकड़े पर लगा दी। लेकिन उस विदेशी जोड़े ने मुझे खरीदा नहीं, बल्कि मुझे उस सच के सामने खड़ा कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उस अंधेरे कमरे में जब उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा, तो मुझे लगा कि शायद अब मेरी बलि चढ़ने वाली है। पर जो हुआ, उसने मेरे पिछले 70 साल के आंसुओं को एक झटके में सुखा दिया। क्या कोई अजनबी किसी का इतना अपना हो सकता है कि वो उसे मौत के मुंह से खींच लाए? उस कमरे का राज कुछ ऐसा था जिसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मेरे बेटे वाकई मेरे थे, या वो विदेशी जोड़ा मेरा अपना पिछला जन्म। मेरा नाम सावित्री है। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी 70 साल की लंबी यात्रा को देखती हूँ, तो रूह कांप जाती है। लोग कहते हैं कि समय हर जख्म को भर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। मेरी कहानी उस छोटे से 2 कमरों के मकान से शुरू होती है, जिसे मैंने और मेरे पति केशव ने अपने खून पसीने से सींचा था। केशव के जाने के बाद दुनिया जैसे थमसी गई थी। उस वक्त मेरे बड़े बेटे आकाश की उम्र 10 साल थी और विकास सिर्फ 6 साल का था। घर में मातम छा गया था, लेकिन मेरे पास रोने का समय नहीं था। उन 2 नन्ही जानों को जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मैंने अपनी चूड़ियों की खनक और माथे की बिंदी को किनारे रखकर अपने हाथों में सिलाई की मशीन थाम ली। वो मशीन नहीं, मेरा अस्तित्व थी। दिन रात कपड़े सिलते सिलते मेरी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी थी, लेकिन उन आंखों में एक ही सपना था, अपने बेटे को काबिल बनाना। मुझे आज भी याद है, जब कड़कड़ाती ठंड में मैं रात के 2-2 बजे तक दूसरों के स्वेटर बुनती थी, ताकि सुबह आकाश की स्कूल फीस भरी जा सके। मैंने कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदी। फटी साड़ियों पर पैबंद लगाकर मैंने अपनी लाज बचाई, लेकिन अपने बेटे को हमेशा प्रेस किए हुए साफ कपड़ों में स्कूल भेजा। जब वो बीमार पड़ते, तो मैं पूरी रात उनके सिरहाने बैठकर गीली पट्टियां रखती और भगवान से उनकी बीमारी मांग लेती। मेरी ममता इतनी अंधी थी कि मुझे उनके बढ़ते कद के साथ उनके बदलते स्वभाव का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। समय बीतता गया, आकाश इंजीनियर बन गया और विकास ने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली। मुझे लगा कि अब मेरे संघर्ष के दिन खत्म हुए। अब मुझे वो सुकून मिलेगा जिसके लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आकाश की शादी एक रईस खानदान की लड़की शालिनी से हुई। जिस दिन वो बहू बनकर घर आई, मैंने उसे अपनी बरसों पुरानी सोने की चैन पहनाई, जो मेरी आखिरी पूंजी थी। मुझे लगा कि घर में बेटी आई है, पर वो तो मेरी तबाही का संदेश लेकर आई थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जिस रसोई पर मेरा राज था, वहां अब मेरा प्रवेश निषेध होने लगा। शालिनी को मेरे हाथों के मसालों की खुशबू से एलर्जी होने लगी। वह कहती, माँ जी, आप थोड़ा दूर बैठकर खाना खाया करें, आपके कपड़ों से पसीने और मसालों की गंध आती है। मेरे कलेजे पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो। विकास की शादी भी जल्दी ही हो गई। उसकी पत्नी नीलम भी शालिनी के नक्शे कदम पर चली। अब मैं अपने ही घर में एक अजनबी बन गई थी। मेरे बेटे, जो कभी मेरे आंचल के बिना सो नहीं पाते थे, अब मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। आकाश अक्सर ऑफिस से आता, और अगर मैं उसे पूछती कि बेटा पानी लाऊं, तो वह झुंझला कर कहता, माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, अपनी चीजें खुद ले सकता हूँ। आप बस एक जगह बैठकर अपना काम किया करें। वह घर जिसे मैंने प्यार से बनाया था, अब एक कसाई खाना लगने लगा था, जहां रोज मेरी भावनाओं का गला घोटा जाता था। मुझे पुराने स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वहां सीलन थी, अंधेरा था और पुरानी यादों का अंबार था। एक रात मुझे बहुत तेज खांसी उठी। अस्थमा की वजह से मेरा दम फूल रहा था। मैं पानी
पीने के लिए तड़प रही थी। जब मैं दीवार पकड़कर बाहर आई तो मैंने सुना कि आकाश और शालिनी आपस में लड़ रहे थे। शालिनी चिल्ला रही थी कि यह बुढ़िया रात भर खांसते रहती है, बच्चों की नींद खराब होती है, कल से इन्हें बरामदे में सुलाओ या फिर कहीं और इंतजाम करो। आकाश की आवाज आई, हाँ जान, मैं भी परेशान हो गया हूँ, कल विकास से बात करता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये वही आकाश था जिसे मैंने गोद में खिलाया था? अगली सुबह विकास ने आकर मुझसे कहा, माँ, घर में मेहमान आने वाले हैं और जगह की कमी है, आप कुछ दिनों के लिए बाहर बरामदे के तख्त पर सो जाया करें। मैंने बिना कुछ कहे अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और बाहर निकल गई। उस रात आसमान में ओस गिर रही थी और मेरी हड्डियां कांप रही थी, लेकिन दिल में जो ठंडक थी वह उस बर्फ से भी ज्यादा घातक थी। एक दिन दोपहर का समय था। मैं रसोई के पीछे वाले दरवाजे पर बैठी अपनी फटी हुई साड़ी सी रही थी। तभी मैंने बैठक में दोनों भाइयों की गंभीर चर्चा सुनी। आकाश कह रहा था, विकास, यह घर छोटा पड़ रहा है, अगर हम इस घर को बेच दें और नया फ्लैट लें तो माँ का क्या करेंगे? वहाँ उनके लिए अलग कमरा बनाना मुमकिन नहीं। विकास ने बहुत सहजता से जवाब दिया, भाई, मैंने एक अच्छे वृद्ध आश्रम का पता लगाया है, शहर से थोड़ा दूर है, शांति रहेगी, हफ्ते में एक बार जाकर मिल लेंगे, खर्चा भी ज्यादा नहीं है। आकाश ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ, यही सही रहेगा। वैसे भी माँ यहाँ रहकर बीमार ही पड़ती रहती हैं, वहाँ डॉक्टर होंगे तो बेहतर रहेगा। उनकी बातों में ममता का कोई अंश नहीं था। वे एक ऐसे बोझ की बात कर रहे थे जिसे उतार फेंकना जरूरी था। मेरे हाथ से सुई छूट गई और सीधे मेरी उंगली में चुभ गई। खून की बूंद साड़ी पर गिरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे बेटों ने मेरी ममता का कत्ल कर दिया था। मैं सुन्न हो गई थी। मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, एक बुरा सपना। पर जब शाम को उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया और कहा कि आज उपवास रख लो, तो मुझे हकीकत का एहसास हुआ। वह हफ्ता मेरी जिंदगी का सबसे भारी हफ्ता था। मैं हर पल उन गलियों को देख रही थी जहां मेरे बच्चे खेले थे। मैंने उस नीम के पेड़ को छुआ जिसे केशव ने लगाया था। मुझे पता था कि अब ये सब मेरा नहीं रहेगा। मेरे बेटों ने चुपचाप कागजात तैयार कर लिए थे। वे बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। मुझे कभी कभी लगता कि मैं उनके पैर पकड़ लूं, उनसे भीख मांगू कि मुझे इसी घर के एक कोने में रहने दे। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, मैं उनकी नौकरानी बनकर रह लूंगी, लेकिन मेरा स्वाभिमान मुझे रोक देता था। जिस माँ ने उन्हें शेर की तरह पाला था, वह आज उनके सामने गिड़गिड़ा कैसे सकती थी? तभी उस ऐतिहासिक सुबह की शुरुआत हुई। घर के बाहर एक बहुत बड़ी और आलीशान काली गाड़ी रुकी। उस शांत मोहल्ले में ऐसी गाड़ी कभी नहीं आई थी। पूरे मोहल्ले के लोग खिड़कियों से झांकने लगे। गाड़ी से एक विदेशी जोड़ा उतरा। आदमी बहुत प्रभावशाली लग रहा था और औरत के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। मेरे बेटे घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद कोई बड़ा क्लाइंट रास्ता भटक गया है, लेकिन वो सीधे हमारे घर के अंदर चले आए। आकाश और विकास ने उनका स्वागत करने के लिए पलकें बिछा दी। उन्हें लगा कि शायद उनकी किस्मत चमकने वाली है। विदेशी जोड़े ने घर का मुआयना किया और फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं कोने में अपनी गठरी पकड़े बैठी थी। पीटर उस विदेशी का नाम था। उसने मेरी तरफ इशारा किया और अपने साथ आए अनुवादक से कुछ कहा। अनुवादक ने मेरे बेटों से पूछा, क्या यह महिला आपकी माँ है? विकास ने शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा, जी, ये हमारी माँ है, लेकिन अब ये हमारे साथ नहीं रहेंगी, हम इन्हें आश्रम भेज रहे हैं। पीटर की पत्नी सारा मेरी तरफ बढ़ी। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। उसके स्पर्श में वो ममता थी जो मुझे अपने बेटों से सालों से नहीं मिली थी। उसने पीटर की तरफ देखा और सिर हिलाया। पीटर ने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली। उसने एक कोरा चेक फाड़ा और उस पर दस्तखत किए। उसने वो चेक आकाश की तरफ बढ़ाते हुए अंग्रेजी में कुछ कहा। अनुवादक ने अनुवाद किया, हमें ये माँ चाहिए। आप इस चेक पर जितनी चाहे रकम भर सकते हैं, लेकिन आज से ये माँ हमारी होंगी। मेरे बेटों की आंखों में जो चमक आई, उसे देखकर मुझे घृणा होने लगी।
उनके लिए मैं अब इंसान नहीं, एक लॉटरी का टिकट थी। आकाश ने चेक झपट लिया और विकास की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। आकाश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे की तरफ घसीटा। उसने कहा, चलो बुढ़िया, तेरी किस्मत खुल गई। अब इन अमीरों के पास जा और खबरदार जो कभी लौट कर इस तरफ आई। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं लड़खड़ाकर सारा की बाहों में जा गिरी। मेरे बेटों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस बंद दरवाजे की आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती है। वो सिर्फ एक लकड़ी का दरवाजा नहीं था, वो मेरे 70 साल के रिश्तों का अंत था। मैं रो रही थी, मेरे आंखों से आंसू की धार बह रही थी। सारा ने मुझे अपने रुमाल से पूछा और गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं कांपते हुए उस आलीशान गाड़ी में बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। क्या ये मेरा कत्ल कर देंगे? क्या ये अंगों की तस्करी करते हैं या फिर ये कोई पागलपन है? गाड़ी चल पड़ी और पीछे छूट गया मेरा वो घर, जहां मैंने अपनी जिंदगी की हर ईंट को अपने खून से सींचा था। सस्पेंस तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उस विदेशी जोड़े का मकसद कुछ और ही था, जो उस बंगले के एक गुप्त कमरे में छिपा था। गाड़ी के अंदर की खामोशी उस तूफान से भी ज्यादा डरावनी थी जो मेरे भीतर उमड़ रहा था। सारा ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। उसके हाथों की गर्माहट अजीब थी। उसमें एक ऐसी तसल्ली थी जो मैंने सालों से महसूस नहीं की थी। पर मेरा दिमाग, जो उन 5 करोड़ रुपयों और उस कोरे चेक पर अटका था, मेरे बेटों ने मुझे बेच दिया था, यह ख्याल आते ही मेरे सीने में एक तेज दर्द उठा। क्या वाकई मेरी कोख इतनी बंजर थी कि उसमें पलने वाले बच्चे के दिल पत्थर के हो गए? गाड़ी शहर की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ते हुए अब एक ऐसे रास्ते पर थी जहां दूर दूर तक सिर्फ हरियाली और सन्नाटा था। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुझे रह रहकर आकाश और विकास के वो चेहरे याद आ रहे थे जब वो छोटे थे। आकाश को अंधेरे से डर लगता था और वो हमेशा मेरे पल्लू से लिपट कर सोता था। विकास को जब तक मैं अपने हाथ से निवाला न खिलाऊं, उसका पेट नहीं भरता था। वही हाथ आज मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल चुके थे। करीब 1 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक बहुत बड़े लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट अपने आप खुला और गाड़ी अंदर एक लंबी सड़क पर दौड़ने लगी, जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। सामने एक विशाल सफेद रंग का बंगला खड़ा था, जो किसी महल से कम नहीं था। पीटर ने गाड़ी रोकी और बाहर आकर दरवाजा खोला। सारा ने मुझे सहारा देकर नीचे उतारा। उस बंगले की भव्यता देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, पर उस भव्यता के पीछे एक रहस्यमयी सन्नाटा भी था। मुझे लगा कि शायद अब यहाँ मेरी जिंदगी का अंत होगा। पीटर और सारा मुझे मुख्य हॉल में ले गए। वहां का नजारा देखकर मैं दंग रह गई। दीवारों पर बेशकीमती पेंटिंग्स नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग प्रांतों के बुजुर्गों की तस्वीरें लगी थी। कोई हंस रहा था, कोई उदास था, पर उन सभी की आंखों में एक बात समान थी, एक गहरा अकेलापन। सारा मुझे ऊपर की मंजिल पर एक कमरे में ले गई। वह कमरा किसी रानी के कक्ष जैसा था। मखमली बिस्तर, रेशमी पर्दे और खिड़की से दिखता सुंदर बगीचा। सारा ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, माँ, यह आपका घर है, आज से आप यहाँ की मालकिन हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और भारी आवाज में पूछा, तुमने मुझे क्यों खरीदा? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी हड्डियां जर्जर हो चुकी है और मेरी सांसें भी अब मेरा साथ छोड़ रही हैं। सारा की आंखों में पानी भर आया। उसने मुझे गले लगा लिया। उसकी खुशबू वैसी ही थी जैसे किसी अपने की होती है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे इशारा किया कि मैं आराम करूं। वहां की नौकरानियां, जो भारतीय ही थी, उन्होंने मेरे पैर धोए, मुझे गर्म पानी से नहलाया और शुद्ध शाकाहारी खाना परोसा। खाने का स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं अपने घर में बनाती थी, पर हर निवाले के साथ मुझे याद आ रहा था कि मेरे बेटे उस वक्त उस 5 करोड़ के चेक को देखकर जश्न मना रहे होंगे। उन्हें शायद एक पल के लिए भी यह ख्याल नहीं आया होगा कि उनकी माँ किस हाल में है। 3 दिनों तक मुझे उसी कमरे में रखा गया। मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा गया, जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। पीटर रोज सुबह आता, दूर से ही हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते कहता और चला जाता।
उसकी उस इज्जत ने मुझे और भी डरा दिया था। दुनिया में कोई भी अजनबी किसी बूढ़ी औरत पर इतना पैसा और वक्त क्यों बर्बाद करेगा? क्या यह कोई इंसानी अंगों का व्यापार करने वाला गिरोह है, या फिर ये लोग किसी तांत्रिक क्रिया में मेरी बलि देने वाले हैं? डर के मारे मेरी रातें जागते हुए कटती थी। चौथे दिन की शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया था, पीटर मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने मुझसे कहा, माँ, नीचे चलिए, कुछ दिखाना है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि शायद अब वो पल आ गया जिसका मुझे डर था। मैं कांपते पैरों से उसके पीछे पीछे चलने लगी। हम बंगले के उस हिस्से में गए जहां जाने की अब तक मनाही थी। वहां एक गलियारा था जो बहुत अंधेरे में डूबा था। पीटर ने एक भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर एक लिफ्ट थी। हम नीचे तहखाने की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी, घुटन बढ़ती जा रही थी। लिफ्ट रुकी और दरवाजा खुला। सामने एक गलियारा था जिसके अंत में एक लोहे का दरवाजा था। पीटर ने जेब से एक चाबी निकाली और उसे खोला। कमरे के अंदर जाते ही मेरी रूह कांप गई। वहां चारों तरफ सफेद पर्दे लटके थे और मशीनों की बिप बिप करने की आवाजें आ रही थी। वहां की हवाई में दवाइयों की तीखी गंध थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बेड था जिस पर ढेर सारे ट्यूब्स और तारे लगी थी। पीटर और सारा ने मुझे उस बेड के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। सारा फूट फूट कर रोने लगी। पीटर ने कांपते हाथों से बेड के पास लगा पर्दा हटाया। वहां एक महिला लेटी हुई थी। वो बहुत कमजोर थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसके बाल झड़ चुके थे और चेहरे पर पीलापन था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो महिला कोई और नहीं बल्कि बिल्कुल मेरे जैसी दिखने वाली एक परछाई थी। पीटर ने मेरा हाथ पकड़ा और उसे उस बेहोश महिला के हाथ पर रख दिया। उसने रुंधे गले से कहा, माँ, ये मेरी असली माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे तब बचाया था जब मैं सड़क पर लावारिस था। भारत के एक छोटे से गांव की यह औरत, जिसे सब बड़ी माँ कहते थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुझ जैसे अनाथ बच्चे के लिए लगा दी। आज ये कैंसर की आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टरों ने कहा है कि इनके पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। ये पिछले 1 महीने से कोमा में हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इनका शरीर किसी गहरी इच्छा की वजह से मौत को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं सन्न होकर उस महिला को देख रही थी। पीटर ने आगे कहा, इन्होंने अपने डायरी में लिखा था कि मरने से पहले ये एक बार अपनी उस सहेली को देखना चाहती है जिससे ये बरसों पहले बिछड़ गई थी। वह सहेली कोई और नहीं, आप थी, सावित्री जी। जब हमने आपके बेटों के बारे में सुना और आपकी फोटो देखी तो हमें यकीन हो गया कि आप ही वो इंसान हैं जो इनकी रूह को शांति दे सकती हैं। लेकिन आपके बेटों ने जो सौदा किया उसने हमें हिला कर रख दिया। हमने उन्हें पैसे इसीलिए दिए ताकि हम आपको उस नरक से निकाल सके। तभी उस बेहोश महिला की उंगलियों में थोड़ी हलचल हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी धुंधली नजरें मुझ पर टिकी। उसके सूखे होठों से एक ही शब्द निकला, सावित्री। मेरी चीख निकल गई। ये तो पारो थी, मेरी बचपन की सहेली, जिसे मैंने 30 साल पहले खो दिया था। वो मेरे गले लगकर रोने लगी। हालांकि उसके शरीर में ताकत नहीं थी। सारा और पीटर ने जो हरकत की उसने मुझे झकझोर दिया। वो दोनों मेरे और पारो के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, माँ, हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपकी ममता की बोली लगाई, पर हमें पता था कि आपके बेटे आपको कभी हमारे साथ नहीं आने देते। हमने उस कोरे चेक पर जो रकम लिखी थी वो दरअसल आपके बेटों की बर्बादी का जाल था। सस्पेंस अब खुलना शुरू हुआ था। पीटर ने बताया कि वो चेक नकली नहीं था, पर वो ट्रैप्ड मनी थी। जैसे ही आकाश ने उसे बैंक में डाला, पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो की नजर उन पर पड़ गई। पीटर ने पूरी योजना बनाई थी कि वह उन लालची बेटों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगा। लेकिन उस कमरे का सबसे बड़ा राज अभी बाकी था। पीटर ने पारो के तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में थमाया। उसने कहा, माँ, इस लिफाफे में आपके पति केशव जी का वो सच है जो आपके बेटों ने आपसे छुपाया था।
मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर केशव की वसीयत का असली हिस्सा था। मेरे बेटों ने मुझे बताया था कि केशव कर्ज में डूबे थे, पर सच तो यह था कि उन्होंने मेरे नाम पर करोड़ों की जमीन और संपत्ति छोड़ी थी, जिसे इन दोनों ने जाली दस्तखत करके हड़प लिया था। पीटर और सारा ने मुझे उस सच से रूबरू कराया जिसने मेरे पिछले 25 सालों के हर दुख को एक नया अर्थ दे दिया। मैं उस आलीशान बंगले के उस गुप्त कमरे में खड़ी थी, जहां एक तरफ मेरी मरती हुई सहेली थी और दूसरी तरफ वो विदेशी जोड़ा जो मेरे अपने बेटों से 1000 गुना ज्यादा अपना था। पर असली तूफान तो तब आने वाला था जब मुझे पता चला कि पीटर का मुझसे क्या रिश्ता है। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पीटर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सावित्री माँ, क्या आपको याद है वो बच्चा जिसे आपने 30 साल पहले स्टेशन पर एक औरत को सौंपा था? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या पीटर वही बच्चा था? पीटर के मुंह से निकले उन शब्दों ने जैसे समय की गति को रोक दिया। 30 साल पहले का वो मंजर मेरी आंखों के सामने बिजली की तरह कौंध गया। स्टेशन की वो सर्द रात, चारों तरफ पसरा सन्नाटा और मेरी गोद में लिपटा वो नन्हा सा मासूम बच्चा जिसे मैं छोड़कर नहीं बल्कि उसकी जान बचाने के लिए एक अजनबी महिला को सौंप रही थी। क्या यह वही बच्चा था? मेरा कलेजा धक धक करने लगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पीटर, तुम क्या कह रहे हो? तुम वो कैसे हो सकते हो? पीटर की आंखों में आंसू बह निकले। उसने मेरे कांपते हाथों को चूमा और कहा, माँ, उस रात आपने मुझे उस औरत को नहीं सौंपा था, बल्कि आपने अपनी ममता का बलिदान दिया था ताकि मुझे वो जिंदगी मिल सके जो उस वक्त आपके पास नहीं थी। वो महिला मेरी सगी माँ नहीं थी, वो तो बस एक माध्यम थी जिसने मुझे विदेश पहुँचाया और एक अच्छे परिवार को सौंप दिया। लेकिन उन्होंने मरते दम तक आपकी वो तस्वीर संभाल कर रखी थी जो आपने मेरे कपड़ों में छिपाई थी। सारा ने अपनी अलमारी से एक मखमली डिब्बी निकाली और उसे खोला। उसके अंदर एक फटी हुई पीली पड़ चुकी छोटी सी तस्वीर थी। वो मेरी तस्वीर थी जब मैं 20 साल की थी। मैं पत्थर की मूरत बन गई। जिस सच को मैंने अपनी कोख के बेटों से भी छुपाया था, वह आज एक अजनबी देश के अजनबी लड़के के रूप में मेरे सामने खड़ा था। आकाश और विकास तो मेरे सगे थे, मेरे खून थे, फिर भी उन्होंने मुझे बेचा और यह बच्चा जिसे मैंने मजबूरी में खुद से दूर कर दिया था, वो मुझे 5 करोड़ की बोली लगाकर बचा लाया। सस्पेंस की परतें अब धीरे धीरे खुल रही थी, लेकिन दिल का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। पीटर ने बताया कि वह उस वक्त अनाथालय में पला, फिर उसे एक ब्रिटिश जोड़े ने गोद ले लिया। वह बड़ा होकर एक सफल बिजनेसमैन बना, लेकिन उसकी रूह हमेशा अपनी जड़ों की तलाश में रही। उसने सालों तक भारत के चक्कर लगाए, जासूस रखे और अंत में उसे पता चला कि उसकी असली माँ यानी मैं अपने ही बेटों के हाथों तिल तिल मर रही हूँ। पीटर ने कहा, माँ, जब मुझे पता चला कि आपके अपने बेटे आपको वृद्ध आश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे यह मौका दिया है कि मैं आपका वो कर्ज उतार सकूं। लेकिन उस गुप्त कमरे का सन्नाटा अभी भी मुझे डरा रहा था। वो बेड पर लेटी महिला जिसे मैं पारो समझ रही थी, उसने फिर से आंखें खोली। उसकी नजरें पीटर और मुझ पर टिकी थी। उसने एक हाथ बढ़ाया और मेरा पल्लू पकड़ा। पीटर ने मुझे इशारा किया कि मैं उसके पास बैठूं। जैसे ही मैं बैठी, उसने अपनी कमजोर आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, सावित्री, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं सन्न रह गई। पारो ने मुझसे क्या बुरा किया था? हम तो सहेलियां थी। पारो ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। उसने कहा, केशव, तुम्हारे पति केशव, उनकी मौत हादसा नहीं थी। सस्पेंस का ऐसा धमाका हुआ कि कमरे की मशीनें भी जैसे चीखने लगी। पारो की सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन वो सच बोलना चाहती थी। उसने बताया कि 30 साल पहले जब केशव ने वो वसीयत बनाई थी, तो पारो के पति ने, जो केशव का बिजनेस पार्टनर था, उसे लालच में आकर खत्म करने की साजिश रची थी और उस साजिश में अनजाने में ही सही
मेरे बेटों के मामा यानी मेरा अपना भाई भी शामिल था। मेरी दुनिया उजड़ गई। जिस भाई को मैंने हमेशा सम्मान दिया, जिस पति के जाने को मैं एक हादसा मानती रही, वह सब एक सोची समझी साजिश थी। पारो ने आगे कहा, सावित्री, तुम्हारे बेटों को यह बात पता चल गई थी जब वो जवान हुए। उन्हें पता था कि उनके पिता की हत्या हुई है, लेकिन उन्होंने न्याय मांगने के बजाय उस हत्यारे पार्टनर से सौदेबाजी की। उन्होंने अपने पिता के खून की कीमत वसूली और उसी पैसे से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बनाई। इसीलिए वो तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारा चेहरा उन्हें उनके गद्दार होने का एहसास दिलाता था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरे अपने बेटे, मेरे खून, अपने पिता के हत्यारों के साथ मिले हुए थे। क्या ममता इतनी अंधी होती है कि वह अपने ही घर में पल रहे सांपों को नहीं देख पाती? पीटर ने मुझे सहारा दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा और करुणा दोनों थे। उसने कहा, माँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने उस चेक के जरिए उन्हें ऐसी कानूनी पेचीदगियों में फंसाया है कि वे अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेंगे। उनके पास जो भी दौलत है वो सब अब जब्त हो चुकी है, लेकिन अभी एक और हरकत बाकी थी जिसने मुझे सन्न कर दिया। पीटर ने कमरे की एक दीवार पर लगा बटन दबाया। दीवार सरक गई और पीछे एक गुप्त कैबिन खुला। वहां दो लोग बंधे हुए थे और उनके मुंह पर पट्टी बंधी थी। रोशनी पड़ी तो मैंने देखा वो आकाश और विकास थे। मेरी चीख निकल गई। पीटर ने उन्हें जेल भेजने से पहले यहाँ लाया था। पीटर ने उनके मुंह से पट्टी हटाई। विकास चिल्लाने लगा, माँ, हमें बचा लो, यह पागल हमें मार डालेगा। आकाश रोने लगा, माँ, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि यह विदेशी आपका बेटा है। पीटर ने एक हाथ में पिस्तौल उठाई और दूसरे हाथ में वो कोरा चेक। उसने मेरे बेटों से कहा, तुम लोगों ने इस माँ की कीमत लगाई थी ना, आज मैं तुम्हारी जिंदगी की कीमत लगाऊंगा। बोलो, कितनी कीमत है तुम्हारी गद्दारी की? पीटर की आंखों में जो पागलपन था उसने मुझे डरा दिया। वो कोई साधारण फरिश्ता नहीं था, वो एक घायल शेर था जो अपनी माँ के अपमान का बदला लेने आया था। उसने पिस्तौल आकाश के माथे पर टिका दी। मेरा दिल दहल गया। चाहे उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, थे तो मेरी कोख के हिस्से। मैंने पीटर का हाथ पकड़ लिया। पीटर चिल्लाया, नहीं माँ, इन्होंने आपके प्यार को बेचा है, इन्होंने आपके सुहाग का सौदा किया है, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। सारा भी चुपचाप खड़ी देख रही थी, जैसे उसे पता था कि यह न्याय का ही एक हिस्सा है। उस गुप्त कमरे में मौत और जिंदगी का खेल चल रहा था। एक तरफ मेरी मरती हुई सहेली पारो थी जो अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी, और दूसरी तरफ मेरे बेटे जो अपने किए की सजा पा रहे थे। सस्पेंस ये था कि क्या पीटर वाकई गोली चला देगा? क्या मैं अपने उन कातिल बेटे को बचा पाऊंगी जिन्होंने मुझे जीते जी मार दिया? तभी पारो ने एक आखिरी हिचकी ली और उसका हाथ मेरे पल्लू से छूट गया। कमरे की मशीनों ने एक लंबी पी की आवाज की। पारो जा चुकी थी। उस सन्नाटे में पीटर की पिस्तौल की खनक और भी तेज सुनाई दी। उसने ट्रिगर पर उंगली दबाई। आकाश और विकास की आंखें फटी की फटी रह गई। मौत उनके सामने खड़ी थी, पर तभी पीटर ने पिस्तौल नीचे कर ली और पागलों की तरह हंसने लगा। उसने कहा, नहीं माँ, इन्हें मार कर मैं इन्हीं इतनी आसानी मौत नहीं दूंगा। इन्हें तो उस नरक में जाना होगा जहां हर पल इन्हें आपकी याद तड़पाएगी। उसने बाहर खड़े गार्ड्स को इशारा किया और पुलिस अंदर आ गई। पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले जाने लगी। जाते जाते विकास ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि अभी भी वही नफरत थी। उसने चिल्लाकर कहा, तू हमारी माँ कभी नहीं थी, तू तो हमेशा से इस लावारिस की माँ थी। उस एक वाक्य ने मेरे दिल के बचे कुचे टुकड़ों को भी पीस दिया। पीटर ने मुझे गले लगाया और कहा, माँ, अब सब खत्म हो गया। अब कोई आपका धक्का नहीं देगा, अब कोई आपकी ममता का सौदा नहीं करेगा। लेकिन मेरी रूह अभी भी सन्न थी। उस गुप्त कमरे में जो हरकत हुई वह सिर्फ बदला नहीं था, वो एक माँ की पहचान का पुनर्जन्म था। पर मुझे क्या पता था कि कहानी में अभी एक और भयानक मोड़ आना बाकी था। पीटर ने सारा की तरफ देखा और कहा, सारा, अब वक्त आ गया है कि माँ को वो आखिरी सच बताया जाए।
जिसे केशव जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा था। मैं फिर से कांप उठी। और क्या सच बाकी था? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ झूठ के पुलिंदों पर टिकी थी? पीटर मुझे दूसरे कमरे की तरफ ले गया, जहां एक पुरानी तिजोरी रखी थी। सस्पेंस अभी भी अपनी चरम सीमा पर था। वह तिजोरी जब खुली तो उसके अंदर जो निकला उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं वाकई सावित्री हूँ, या मैं भी किसी बड़े खेल का हिस्सा मात्र थी। उस पुरानी तिजोरी के सामने खड़े होकर मेरे हाथ पत्थर के हो गए थे। पीटर ने भारे मन से उस तिजोरी की हैंडल घुमाया और जैसे ही वो खुली उसमें से पुराने कागजात की एक महक आई। वो महक जो समय के साथ फीकी बढ़ चुकी थी, लेकिन यादों को ताजा करने के लिए काफी था। पीटर ने एक लिफाफा निकाला जिस पर मेरे पति केशव के हाथों की लिखावट थी। मेरा दिल जैसे सीने को चीरकर बाहर आ गया। पीटर ने कहा, माँ, यह वह आखिरी सच है जिसे जानने के बाद शायद आपके जीने का नजरिया ही बदल जाए। मैंने कांपते हाथों से वो कागज निकाला। वो कोई कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक पत्र था जो केशव ने अपने मौत से ठीक एक दिन पहले लिखा था। उस पत्र की पहली ही लाइन ने मुझे झकझोर दिया। केशव ने लिखा था, सावित्री, मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद आकाश और विकास का असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा, क्योंकि मैंने उनके रगों में दौड़ते लालच को पहचान लिया है। लेकिन तुम्हें यह जानकर और भी दुख होगा कि मेरे सगे बेटे नहीं हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं जिस दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी वो भी जैसे डगमगाने लगी। मेरे सगे बेटे नहीं हैं, यह कैसे संभव है? मैंने ही तो उन्हें जन्म दिया था, मैंने ही तो उनकी पहली किलकारी सुनी थी। तभी पीटर ने मुझे सोफे पर बिठाया और सारा ने मुझे पानी पिलाया। पीटर ने पत्र का अगला हिस्सा पढ़ा। उसमें लिखा था कि सालों पहले, जब हम शादी के शुरुआत सालों में थे, तब एक सड़क हादसे में मेरा गर्भपात हो गया था। मैं हादसे में पागल हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि शायद मैं कभी दोबारा मां नहीं बन पाऊंगी। केशव मुझे उस गहरे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उस वक्त अस्पताल में गरीब महिला ने जुड़वे बच्चों को जन्म देकर दम तोड़ गई थी। केशव ने डॉक्टर को रिश्वत देकर और कागजात बदलकर उन बच्चों को मेरी गोद में डाल दिया था। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो मेरे अपने नहीं थे। मैं उन्हें अपना खून समझकर पालती रही, अपना वजूद उन पर कुर्बान करती रही, जबकि सच्चाई ये थी कि उनका खून किसी और का था, शायद उसी गद्दार पार्टनर का जिसका जिक्र पारो ने किया था। सस्पेंस की यह परत इतनी भयानक थी कि मैं खुद को इतनी छलावे में जीती हुई महसूस करने लगी। 30 साल की वो ममता, वो रात का जागना, वो फटी साड़ियों का दर्द, क्या वो सब एक झूठ के लिए था? पीटर ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और रोते हुए कहा, माँ, उन दोनों के पास आपका खून नहीं था, इसीलिए उन्होंने आपको बेच दिया। लेकिन मेरी रगों में आपका वही अंश है जिसे आपने उस रात स्टेशन पर बचाया था। पीटर ने आगे बताया कि वो बच्चा जिसे मैंने स्टेशन पर उस औरत को दिया था, वो दरअसल मेरा एकमात्र असली बेटा था, जो उन जुड़वा बच्चों के आने के एक 10 साल बाद चमत्कारिक रूप से पैदा हुआ था। लेकिन केशव को लगा कि अगर वो 30 साल बच्चा घर में रहा तो उन जुड़वा बच्चों का राज खुल जाएगा या फिर संपत्ति का बंटवारा होगा। केशव ने उस वक्त के आर्थिक संकट और पारिवारिक दबाव में आकर मुझसे झूठ बोला था कि मेरा तीसरा बच्चा पैदा होते ही मर गया, लेकिन असल में उन्होंने ऐसे एक अनाथालय की महिला को बेच दिया था। मुझे जब यह पता चला कि मेरा बच्चा जिंदा है तो मैंने उसे स्टेशन पर जाकर उस औरत से छीनने की कोशिश की थी, पर तभी मेरे भाई और उस गद्दार लोगों ने मुझे डराया कि अगर मैं यह राज खोलूंगी तो केशव को जेल हो जाएगी। मैंने अपने सुहाग को बचाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़ों को उस अजनबी औरत के साथ विदेश भेज दिया था। आज वही बच्चा पीटर बनकर मेरी नीलामी रोककर मुझे इस महल में ले आया था। पीटर ने कहा, माँ, वो कोरा चेक जो मैंने उन्हें दिया था वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो उन 30 सालों का हिसाब था जो उन्होंने आपसे छीने।
मैंने उस चेक के साथ एक छोटा सा चिप सेट भी भेजा था जिसे आकाश ने अपने कंप्यूटर में लगाया। उसी चिप सेट ने उनके सारे अवैध खातों की जानकारी पुलिस तक पहुंचा दी। जब वे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन माँ, असली सस्पेंस तो उस बंगले के गार्डन में दफन है। पीटर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझे हाथ पकड़कर बगीचे के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गया। वहां की मिट्टी खुदाई हुई। वहां एक लोहे का बक्सा पड़ा था। पीटर ने उसे खोला। अंदर सोने की बिस्किट या पैसे नहीं थे। अंदर सिलाई की वो पुरानी मशीन थी जिसे मेरे बेटों ने कबाड़ में फेंक दिया था। और उस मशीन के नीचे एक और पत्र था। वो पत्र मेरे भाई का था जो उनके मरने से पहले पीटर को भेजा था। उसमें लिखा था कि मेरे पति केशव की हत्या किसी और से नहीं बल्कि उन दोनों बेटों आकाश और विकास ने मिलकर की थी। जब उन्हें पता चला कि केशव अपनी सारी जायदाद पीटर के नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे महज 18-19 साल के थे, लेकिन उनके दिमाग में जहर भरा जा चुका था। केशव की दवाइयों में जहर मिला दिया था। मैं चीख उठी। मेरी ममता ने अपने पति के हत्यारों को पाला था। मैंने उन हाथों को चूमा था जिन्होंने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया था। उस पर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे अभागन माँ हूँ। लेकिन पीटर ने मुझे संभाला। उसने कहा, माँ, आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो सिर्फ प्यार किया। अब समय आ गया है कि आप उस प्यार को वहां दे जहां उसकी कद्र है। सारा ने आकर मेरे गले में वही सोने की चेन पहनाई जो मेरे बेटों ने मुझसे छीन ली थी। उसने कहा, माँ, यह चेन हमें पुलिस स्टेशन से वापस मिली है। तभी बंगले के बाहर फिर से वही पुलिस की गाड़ियां आई। इंस्पेक्टर ने पीटर को एक फाइल दी। पीटर ने फाइल खोली और मुस्कुराया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, माँ, आपकी सिलाई मशीन ने सिर्फ कपड़े नहीं सिले थे, उसने उन गद्दारों की बर्बादी का रास्ता भी सिला था। उस मशीन के पुर्जों के अंदर केशव जी ने कुछ ऐसे सबूत छिपाए थे जो सिर्फ आप जानती थी। क्या आपको याद है वो कोड जो आपके मशीन के पायदान पर खुलकर लिखा था? मुझे धुंधला सा याद आया। मैंने एक बार केशव के कहने पर वहां कुछ नंबर लिखे थे। पीटर ने कहा, वह एक स्विस बैंक अकाउंट का नंबर था और आज उस अकाउंट में इतना पैसा है कि हम भारत के हर वृद्धाश्रम को एक आलीशान महल में बदल सकते हैं। उस रात जब मैं उस आलीशान बंगले के बिस्तर पर लेटी तो मुझे नींद नहीं आई। मेरी आंखों के सामने कोरा चेक, मेरे बेटों के लालची चेहरे, पारो की मौत और पीटर का वो मासूम बचपन नाच रहा था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी एक ऐसे फिल्म है जिसका अंत सुखद तो है पर उसकी कीमत बहुत भारी रही। लेकिन सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आधी रात को मुझे बंगले के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। मैं उठी और दबे पांव वहां पहुंची। मैंने देखा कि पीटर और सारा एक छोटी सी कब्र के सामने बैठे हैं। वह कब्र किसकी थी? पीटर तो जिंदा था, सारा भी साथ थी। फिर वह कौन था जिसे उन्होंने इस बंगले के अंदर दफन कर दिया था? जैसे ही मैं करीब पहुंची, मेरी चीख निकल गई। उस पत्थर पर मेरे ही नाम लिखा था, सावित्री, एक माँ के अंतिम का, ममता का अंत। पीटर ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में जो राज था उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या मैं वाकई जिंदा थी या यह सब कुछ मेरे मरने के बाद की कोई काल्पनिक दुनिया थी? सस्पेंस अब मेरे अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहा था। उस कब्र पर अपना नाम देखकर मेरी चीख हलक में ही फंस गई। आधी रात का सन्नाटा, बरगद के पेड़ की डरावनी परछाइयां और सामने पत्थर पर खुदा मेरा नाम, सावित्री, एक माँ की ममता का अंत। मुझे लगा कि शायद मैं मर चुकी हूँ और यह सब कोई परलोक का दृश्य है। पीटर ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखें गीली थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, घबराइए मत, यह कब्र आपके देह की नहीं बल्कि उस सावित्री की है जिसे उन दो गद्दारों ने हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मारा था। जिस दिन उन्होंने आपको घर से बाहर निकाला उस दिन आपकी माँ मर गई थी। मैंने यह पत्थर आपको इसीलिए लगवाया ताकि मैं खुद याद दिला सकूं। मुझे उस पुरानी, लाचार और सहमी हुई सावित्री को दोबारा कभी पैदा नहीं होने देना था। अब जो मेरे सामने खड़ी थी वह मेरी अम्मा है जिनका वजूद किसी की दया का मोहताज नहीं है।
पीटर की बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली, पर सस्पेंस का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी वक्त सारा दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक टैबलेट था जिस पर कुछ वीडियो चल रहे थे। उसने कहा, पीटर देखो, जेल के अंदर खेल शुरू हो गया है। हमने देखा कि आकाश और विकास को एक ही काल कोठरी में रखा गया था। उनकी हालत दयनीय थी। जो बेटे कल तक रेशमी बिस्तरों पर सोते थे, वे आज कंक्रीट की ठंडी जमीन पर पड़े थे। लेकिन सस्पेंस ये था कि वे आपस में लड़ रहे थे। आकाश विकास का गला दबाने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला रहा था, सब तेरी वजह से हुआ। तूने ही कहा था कि उस विदेशी जोड़े से पैसे ले ले, वरना मैं तो माँ को चुपचाप आश्रम छोड़ आता। विकास ने उसे धक्का दिया और चीखा, झूठ मत बोल भाई, पापा की दवाई में जहर तूने मिलाया था। मैंने तो बस हाथ बटाया था। पुलिस के पास लगे कैमरों ने उनकी हर स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड कर ली थी। पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने खुद ही अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुलिस स्टेशन से एक फोन आया। इंस्पेक्टर ने बताया कि एक रहस्यमय आदमी जेल पहुंचा है जो उन दोनों की जमानत कराना चाहता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने पति केशव का वही पुराना पार्टनर था जिसे सब मृत समझ चुके थे, दिनेश। दिनेश का नाम सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह शख्स जिसने मेरे सुहाग को उजाड़ा और मेरे बेटे को राक्षस बनाया, वह अभी भी जिंदा था। पीटर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली। उसने मुझे और सारा को घर पर रहने को कहा, पर मैंने जिद की। मुझे उस शैतान की आंखों में देखना था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां एक बूढ़ा लेकिन रौबदार आदमी बैठा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने कहा, सावित्री, तुम अभी भी वैसी ही सीधी सादी हो। तुम्हें लगा कि अब विदेशी लड़का तुम्हें बचा लेगा। ये बच्चे मेरे हैं, क्योंकि मेरे ही इन्हें पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि ये आपके बाप को मार सके। दिनेश की इस निर्जलता ने मुझे अंदर तक हिला दिया। पीटर उसकी तरफ झपटा, पर पुलिस ने उसे रोक लिया। दिनेश ने एक लिफाफा मेज पर रखा और कहा, ये लो जमानत के कागजात। मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं कानून को अपनी जेब में रखता हूँ। तभी पीटर ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और स्टेशन की तरफ स्क्रीन पर एक लाइव फीड चला दी। स्क्रीन पर दिनेश के सारे गोदाम और उसके काले साम्राज्य की तस्वीरें थी, जहां आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी। पीटर ने उन्हें ठंडे लहजे में कहा, दिनेश, तुम जिसे अपनी दौलत कह रहे हो, वह दरअसल अब भारत सरकार की संपत्ति है। मैंने पिछले 6 महीनों में तुम्हारे हर ट्रांजैक्शन को हैक किया है, और जो तुम जमानत की बात कर रहे हो, आर कागज रद्दी है, क्योंकि जिस जज ने इन पर साइन किए थे वो खुद अभी रिश्वत के आरोप में गिरफ्त हो चुका है। दिनेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सत्ता का काला ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। तभी आकाश और विकास को सलाखों के पीछे से बाहर लाया गया। उन्हें लगा कि दिनेश उन्हें बचा लेगा, पर जब उन्होंने उसे भी हथकड़ी में देखा तो उनकी चीख निकल गई। विकास मेरे पैरों में गिर गया। माँ, हमें बचा लो, हमें इस दिनेश ने भड़काया था। आकाश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ, हमें एक मौका दो, हम आपके पैर धोकर पिएंगे। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी ममता एक बार फिर जागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी मुझे केशव का वो तड़पता हुआ चेहरा याद आया जब उन्होंने जहर वाली दवा पी होगी। मैंने अपना पैर पीछे खींच लिया और कहा, मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरी औलाद तो वो बच्चा था जिसे मैंने स्टेशन पर छोड़ दिया था। आज मेरे साथ है। तुम दोनों सिर्फ एक पाप की संतान हो जिसे मैंने भूलवश अपना खून समझ लिया था। पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले गई। दिनेश चिल्ला रहा था, पर उनकी आवाज सन्नाटे में खो गई। हम वापस बंगले में आए, पर मेरा मन भारी था। पीटर ने मुझे बगीचे के उस गुप्त हिस्से में ले जाकर एक छोटी सी चाबी दी। उसने कहा, माँ, यह उस कमरे की चाबी है जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। वह कमरा मेरे पिता यानी केशव जी के नाम के लिए बनवाया गया था। यह सोचकर कि एक दिन जब सच सामने आएगा
तो आपको शांति की ज़रूरत होगी। मैंने वो चाबी ली और बंगले के सबसे ऊपरी हिस्से में बने उस छोटे से कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही जो खुशबू आई, उसने मुझे बचपन की याद दिला दी। वह कमरा बिल्कुल मेरे मायके के उस कमरे जैसा था, जहाँ मैं शादी से पहले रहती थी। वहाँ की दीवारों पर मेरी पसंद की हर छोटी चीज़ थी और मेज पर वो एक टेप रिकॉर्डर था। मैंने उसका बटन दबाया। केशव की आवाज़ गूंजी, सावित्री, अगर तुम यह सुन रही हो तो इसका मतलब है कि मैं हार गया और पीटर जीत गया। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें धोखा में रखा, पर एक आखिरी सच अभी भी बाकी है। पीटर तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। मेरे कान सुन्न हो गए। क्या पीटर भी मेरा बेटा नहीं है? सस्पेंस की ये आखिरी चोट इतनी गहरी थी कि मुझे लगा मेरा दिमाग फट जाएगा। रिकॉर्डिंग में केशव आगे कह रहे थे, स्टेशन पर जिस बच्चे को तुमने छोड़ा था वो उसी रात ठंड की वजह से मर गया था। पीटर तो दिनेश का ही सबसे छोटा बेटा है, जिसे मैंने विदेश में बदला लेने के लिए अगवा किया था और उसे विदेश भेज दिया था, ताकि वो एक दिन लौटकर अपने ही पिता का साम्राज्य तबाह कर सके। मैंने उसे यह यकीन दिलाया कि वह तुम्हारा बेटा है, ताकि उसकी नफरत को आग मिल सके। मैंने रिकॉर्डर बंद कर दिया। बाहर खिड़की बंद था। उसकी आंखों में वही उम्मीद थी कि वह अपनी माँ के पास लौट आया है। वो नहीं जानता था कि वह उसी दिनेश का खून है जिसे उसने अभी भी जेल में भेजा है। वह नहीं जानता था कि उसका अपना वजूद एक बदले की आग पर खड़ा है। सस्पेंस अब मेरी मुट्ठी में था। क्या मैं पीटर को यह सब सच बता दूं और उसका दिल तोड़ दूं, या मैं उससे अपना बेटा मानकर वो ममता दूं जिसका वह हकदार है। उस वक्त पीटर अंदर आया और उसने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। उन्होंने कहा, माँ, अब मुझे सुकून मिला है। मैंने अपनी माँ को पा लिया। मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने तय किया कि सच चाहे जो हो, ममता किसी खून की मोहताज नहीं होती। मैंने पीटर के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन कहा, तुम मेरे बेटे हो क्योंकि तुमने मुझे वो सम्मान दिया जो मेरे खून ने भी नहीं दिया। पर तभी कमरे के कोने से रखे एक पुराने संदूक से एक और आवाज आई, एक धीमी सी कराह, जैसे कोई वहां बरसों से बंद हो। मैंने कांपते हाथों से संदूक खोला और जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वहां एक बूढ़ी औरत की तस्वीर नहीं, बल्कि एक असली इंसान था जो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था। तो फिर मैं कौन थी? सस्पेंस अब अंतिम भाग की ओर बढ़ रहा था, जहां मेरी अपनी पहचान का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। उस संदूक का ढक्कन जैसे ही खुला, मेरी रूह के भीतर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने मेरी याददाश्त, मेरे वजूद और मेरे अतीत के हर कतरे को हिलाकर रख दिया। सिंदूर के अंदर कोई लाश नहीं थी, कोई खजाना नहीं था, बल्कि वहां एक आदमकद आईना था जिसे मखमली कपड़ों में बदला गया था। छह ही मेरी उंगलियों ने उस कपड़े को हटाया। आईने में जो चेहरा था वो मेरा नहीं था। वह चेहरा मेरा ही था, लेकिन उस पर एक पुराना निशान था जो मेरी दाहिनी कनपटी पर था। और तभी मुझे याद आया कि मैं सावित्री नहीं हूँ, मेरा असली नाम जानकी है। सस्पेंस का यह अंतिम और सबसे बड़ा प्रहार मुझे पागल करने के लिए काफी था। पीटर जो दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने करीब आकर कहा, जानकी चाची, अब समय आ गया है कि आप उस सच को स्वीकार करें जिसे आपने 30 साल पहले एक हादसे में खो दिया था। सावित्री तो मेरी माँ थी, जो उस स्टेशन वाली रात को पुलिस की गोलाबारी में मारी गई थी। आप उनकी सबसे अच्छी सहेली हैं। जब सावित्री मेरी मरी तो आपके उसके बच्चे को, यानी मुझे बचाने के लिए अपनी पहचान बदल दी। आपने सावित्री का नाम ओढ़ लिया ताकि पुलिस को उनके दुश्मन मुझे ढूंढ न सके। मैं सन्न थी। मेरी पूरी जिंदगी एक उधार की पहचान पर अटकी थी। पीटर ने बताया कि असली सावित्री की मौत के बाद मैं सदमे में अपनी याददाश्त खो बैठी थी और खुद को ही सावित्री समझने लगी थी। केशव जो सावित्री का दूर का रिश्तेदार था, उसने सच को छिपाए रखा क्योंकि वह जानकी से प्यार करता था। उसने उन जुड़वा बच्चों को मुझे सौंपा ताकि मैं ममता के जाल में उलझकर अपना अतीत भूल जाऊंगी। पीटर ने मेरे हाथ थामे और कहा, चाची, उन गद्दार बेटों ने मुझे माँ समझकर ठुकराया। वो तो उनका माँ ही थी नहीं, लेकिन आपने उन्हें अपना मानकर जो प्यार दिया,
उसने आपको ईश्वर बना दिया और मैंने जो बदला लिया वह सिर्फ अपनी ही माँ सावित्री के लिए नहीं बल्कि उस जानकी के लिए भी लिया जिसने मेरे लिए अपनी पहचान तक मिटा दी। उस रात बंगले के उस गुप्त कमरे में जो हरकत हुई जिसने मुझे सन्न कर दिया था वह दरअसल पीटर और सारा का मुझे नमन करता था। उन्होंने मुझे उस ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और मेरे पैरों को वो कोरा चेक रखा। पीटर ने कहा, माँ, इस चेक पर अब कोई रकम नहीं लिखी जाएगी क्योंकि आपकी ममता की कोई कीमत नहीं हो सकती, लेकिन इस बंगले और इन सारी जायदाद के असली वारिस आप हैं। तभी खिड़की से सुबह की पहली किरण अंदर आई। अंधेरा छट चुका था, सस्पेंस के सारे बादल साफ हो गए थे। मुझे अब अपनी असलियत पता थी। मैं सावित्री नहीं थी, पर मैं उस ममता की प्रतिमूर्ति थी जिसने 2 अनचाहे बच्चों को पाला और एक अनाथ बच्चे को उसका भविष्य दिया। पीटर ने मुझे बताया कि दिनेश और मेरे तथाकथित बेटों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। उनका काला साम्राज्य अब एक चैरिटेबल ट्रस्ट में बदल गया है जिसका नाम सावित्री जानकी फाउंडेशन रखा गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ कोख से नहीं बल्कि कर्मों से तय होते हैं। मेरे वो 2 बेटे जो मेरे शरीर का हिस्सा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बेचा है, और यह पीटर जो किसी और का खून था, उसने मेरे लिए अपनी जान लगा दी। कहानी का अंतिम इतना भावुक था कि सारा और बंगले के सभी कर्मचारी वहां जमा हो गए। पीटर ने घोषणा की कि वह अब कभी विदेश वापस नहीं जाएगा, वह वहीं रहकर मेरे साथ समाज सेवा करेगा। मैंने उस कोरे चेक को हाथ में लिया और उसे फाड़कर हवा में उड़ा दिया। कागज के वो टुकड़े बगीचे में गिर रहे थे जैसे मेरी जिंदगी के दुखों का अंत हो रहा था। मैंने पीटर को गले लगाया और पहली बार मुझसे वो सुकून महसूस हुआ जिसकी तलाश मुझे 70 सालों से थी। मेरी आंखों में आंसू थे, पर वह दर्द के नहीं, एक नई शुरुआत के थे। मैंने उस गुप्त कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपनी नई पहचान जानकी के साथ जीना शुरू किया। बुढ़ापे की वो लाठी जो टूट चुकी थी अब एक मजबूत स्तंभ बन गई थी। ममता कभी हारती नहीं, वह बस अपना रास्ता बदल लेती है। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने दुनिया को दिखाया कि प्यार की कोई भाषा, कोई सरहद और कोई कीमत नहीं होती। सस्पेंस खत्म हो चुका था और पीछे रह गई थी एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आने वाली पीढ़ियां भी रो पड़ेगी और मुस्कुराएंगे भी। यह मेरी सच्ची कहानी है जो एक कोरे चेक से शुरू होकर एक भरे पूरे परिवार पर खत्म हुई। तो दोस्तों, क्या जानकी के उन बेटों को माफ न करने सही किया? और क्या ममता वाकई सिर्फ खून के रिश्तों की मोहताज होती है? आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो रिश्तों की अहमियत भूल गए हैं। ऐसी ही और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।